नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष महिला पर्यवेक्षक विशेष तौर पे जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट है उसके संबंध में आज मैं प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पे एक आपके लिए विशेष जानकारी भी है, हमारी संस्थान के द्वारा महिला पर्यवेक्षक के लिए एक विशेष टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है। 17 अगस्त से यह टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें कुल 5 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह टेस्ट शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक संचालित होगा। ये हमारे सभी ब्रांच में आप देखेंगे, अगर दुर्ग में है, राजनांदगांव पे, रायपुर में हेड ऑफिस और एक सिटी प्लाजा ब्रांच। साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज होगा आपके लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सुविधा दी जा रही है। तो आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपनी जो तैयारी किए हैं उसका आंकलन भी कर लीजिए। हम आगे अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? हम देखें अगर कालीबंगा को, तो ये कालीबंगा मुख्य रूप से घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान राज्य में क्या है, ये स्थित है, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको अगर कि कालीबंगा कौन से नदी किनारे है, तो आप घग्गर नदी लेंगे। प्रदेश कौन सा है, तो आप राजस्थान लेंगे। बात करें कालीबंगा के क्षेत्र में, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, काली रंग की चूड़ियां। यही क्षेत्र से जूते हुए खेत मिले थे, जूते हुए खेत की प्राप्ति हुई थी। कालीबंगा से ही मुख्य रूप से द्विफसली कृषि के साक्ष्य, द्विफसलीय कृषि के साक्ष्य ये यहीं से मिला था, द्विफसली कृषि। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ कुछ फैक्ट कालीबंगा के संबंध में। तो इसका पहला आंसर होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये विस्तार के संबंध में है, यहाँ आपको बता दिया जाता है। जैसे कि बात करें अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, उत्तर में है आपका मांडा, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में है दैमाबाद, दैमाबाद। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और पश्चिम में आपका सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। कभी क्वेश्चन ये आएगा आपको कि उत्तर में कौन सा स्थल स्थित है, तो मांडा ये है चिनाब नदी के किनारे पे। दैमाबाद है मुख्य रूप से ये गोदावरी नदी के किनारे पे, गोदावरी नदी। आलमगीरपुर है आपका हिंडन नदी के किनारे पे, हिंडन नदी। और ये नदी है आपका मुख्य रूप से दासक नदी के किनारे पे। तो ये कभी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप क्या करना, सॉल्व करना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लोहे की खोज कहाँ हुआ था? तो बात करिए अगर लोहे की खोज का, तो भारत में लोहे की खोज मुख्य रूप से 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में ये मिला था। उत्तर वैदिक काल, एक जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा नामक क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर आपका ये सही होगा। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन का चयन करना है। यहां पे अगर देखें, पहला सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, ये सही है। बात करें अगर आद्य ऐतिहासिक काल का, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐसी सभ्यता जहां का लिखित साक्ष्य मिला हो, जहां का लिखित साक्ष्य मिला हो, साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो, पुरातात्विक साक्ष्य ये भी मिला हो, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको अभी तक पढ़ा ना गया हो। तो ऐसी सभ्यता को क्या बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्या है आपका, ये सही है। दूसरा, इस सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र धौलावीरा है, ये गलत है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र अगर देखें हम राखीगढ़ी, भारत की बात करें तब ये राखीगढ़ी है। तीसरा देखिए, प्रथम खुदाई हड़प्पा में 1921 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। पूरे भारत में हड़प्पा जो है सबसे पहला 1921 में खुदाई की गई थी। चौथा, लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलता है, ये भी सही है।
लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जहां से बंदरगाह मिलते हैं। इसी लोथल से व्यापार होता था मुख्य रूप से आपका फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी, यहां से व्यापार होता था लोथल वाले क्षेत्र से। ये भी ध्यान देंगे आप, कहां से व्यापार होता था। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो दूसरा बस गलत है, ये वाला। फिर बाकी 1, 3, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर सही होगा यहाँ। क्लियर ये? ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहर का विकास किया था। ये भी सही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत के साथ साथ हम पढ़ते हैं विश्व में प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत की कैसी है ये? प्रथम नगरीय सभ्यता। ये सही है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में इसको एक और नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी को। तो कांस्य, कांसा का धातु है एक, जो मिलता है मुख्य से किससे? टीन और तांबा से। इससे बनता है, तो ये इसके संयोजन से बनता है कांसा। मतलब क्या है? धातु का क्या था, उन लोगों को जानकार था। तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत, 3 वाला। तो आंसर देखिए, अगर पहला और दूसरा सही होगा बस ये आंसर क्या होगा आपका? ये सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बात करेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता तो थी, साथ साथ कृषि का भी विकास हो चुका था। तो मुख्य रूप से जो हड़प्पा वासी थे वो कपास की खेती सबसे ज्यादा करते थे। आप पढ़ेंगे कपास की खेती, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग भी पहली बना था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट देखें, सिंधु सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह, जिसको डॉक यार्ड भी कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा, डॉक यार्ड कौन सा था? तो अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये मुख्य रूप से ये जो गुजरात में जो शहर स्थित है आपका लोथल, लोथल ये क्या था? एक बंदरगाह था। इसी लोथल से व्यापार होता था फारस की खाड़ी के साथ, फारस की खाड़ी। तो ये ध्यान देना है आपको। तो लोथल कैसा है? एक बंदरगाह है यहाँ पे, ये ध्यान देंगे, है ना आप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम। तो बात करेगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो मोहनजोदाड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। ये मोहनजोदाड़ो मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे पे क्या है? ये स्थित है। इस मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक यहीं पे क्या मिलते हैं? कंकाल मिलते हैं, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? मृतकों का टीला। तो ये आंसर आप सही लेंगे, डी ऑप्शन सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बात करें अगर ऋग्वेद का, तो हम देखते हैं ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल। और इस 10 मंडल में से जो 10वां मंडल है, उसी में जानकारी मिलता है, एक शब्द आता है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का। तो इसी में हमको जानकारी मिलता है किसका? शुद्ध शब्द की जानकारी। तो ये कौन सा होगा आपका? 10वें मंडल सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा कथन समझना। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसका जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। साथ साथ 7वें मंडल की बात करें तो इसी 7वें मंडल में 10 राज का युद्ध इसी में उल्लेख है। 9वें मंडल की बात करें तो 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। और 10वां मंडल अभी आपको बताया मैंने, पुरुष सूक्त शब्द का क्या मिलता है? उसमें जानकारी पहली बार मिलता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन में आंसर क्या होगा आपका? डी सही आंसर होगा यहाँ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? हम देखते हैं हमारा वाक्य जो है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते शब्द मुख्य रूप से उपनिषद में आप देखेंगे मुंडक उपनिषद, जिसको मुंडकोप उपनिषद के नाम से जाना जाता है,
उपनिषद जो है भारत में हम पढ़ते हैं टोटल 108 उपनिषद। इसमें बात करें अगर 108 उपनिषदों में से, तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है हमारा, सबसे बड़ा वो है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा है आपका मांडुक्य उपनिषद। ये मांडुक्य अलग है और ये मुंडक अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ये मुंडक उपनिषद है जिसमें उल्लेख किसका मिलता है, आपका सत्यमेव जयते का। वही बात करें सबसे छोटा कौन सा है, तो ये मांडुक्य हो गया यहाँ पे। क्लियर ना? तो टोटल याद कर लेना कितने हैं, 108 उपनिषद। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय ग्रंथों के अनुसार पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 पुराण है। इस 18 पुराण में आप देखेंगे मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका मत्स्य पुराण। और इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है, 10 अवतार का, जिसमें आप पढ़ते हैं सबसे पहला अवतार कौन सा, मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार। उसके साथ साथ जो आप देखे होंगे 9वें नंबर का जो अवतार है वो बुद्ध को लिया जाता है। साथ साथ जो 10वां जो अवतार होगा ये कौन सा होगा, आपका कल्कि अवतार, जो कलयुग में आएगा। तो टोटल 10 अवतार के बारे में याद कर लेना। टोटल कितने पुराण है, तो 18। सबसे प्राचीन कौन सा है, तो आपका मत्स्य पुराण है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बात करें अगर वैदिक काल में, तो वैदिक काल में एक शब्द है अघन्य, न मारे जाना योग्य पशु, जिसको बोला जाता है गाय को। तो यहाँ पे जो गाय है वो क्या है, न मारने योग्य पशु है, वहां पे वो गाय याद कर लेना। वहां पे भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? मैंने इसका आंसर आपको बताया है पहले ही क्वेश्चन में, 800 ईसा पूर्व मिला था। इसका जवाब आप लोग देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। जो निष्क जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो प्राचीन भारत में अगर देखें तो ये मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषण, सोने की जो आभूषण होते थे उसको बोला जाता था, निष्क शब्द से पुकारा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ए। नेक्स्ट देखें, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आप देखे होंगे जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उसमें रचनाकारों के नाम भी जनरली पूछा जाता है जो प्राचीन काल में। तो यहाँ पे जो अष्टाध्यायी है इसके जो रचनाकार है मुख्य रूप से पाणिनि। पाणिनि क्या थे इसके रचनाकार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी सही आंसर हो गया। इसके अलावा गौतम, कपिल और पतंजलि, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। आप पढ़ते हैं भारत में सठ दर्शन, सठ दर्शन के बारे में। इस सठ दर्शन में सबसे पहला है सांख्य दर्शन। इस सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। योग दर्शन जिसके प्रणेता है पतंजलि। न्याय दर्शन का है गौतमी और वैशेषिक का है कणाद। पूर्व मीमांसा का है जैमिनी और उत्तर मीमांसा का है आपका बादरायण। यही बात करें पतंजलि का, तो पतंजलि की एक रचना है पतंजलि का महाभाष्य, तो ये भी आप याद कर लेंगे। महाभाष्य किसकी रचना अगर पूछा जाएगा तो पतंजलि का है। उसके अलावा सठ दर्शन में कौन सा किसका प्रणेता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी क्वेश्चन में आपके आने के लायक है, तो ध्यान देंगे वाला सठ दर्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? हम बात करें बौद्ध संगतियों का, तो बौद्ध संगति कुल हुए हैं 4, टोटल बौद्ध संगति हुए हैं 4 बौद्ध संगति हुए, जिसमें से पूछा गया है तृतीय नंबर का। तो पहले मैं आपको इन चारों बौद्ध संगति को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि याद रहेगा हमेशा। यहाँ पे दिया गया है संगति, जहां पे हुआ था वो स्थान, इस संगति का अध्यक्षता करने वाला और उस समय जो राजा था जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, ठीक है ना। तो पहला जब हुआ था राजगृह में हुआ था, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, महाकश्यप, ये थे अध्यक्ष। किनके संरक्षण में हुआ,
तो अजात शत्रु, अजात शत्रु आप पढ़ेंगे इसके बारे में हर्यक वंश में, अजात शत्रु। दूसरा जो होता है 383 ईसा पूर्व, ये होता है वैशाली नामक क्षेत्र पे। इसके अध्यक्ष करने वाले कौन है? सबाकामी। और ये संरक्षणकर्ता कौन थे? कालाशोक, ये थे वहां पे। तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं आपको ये 251 ईसा पूर्व डेटा मिल जाएगा ये, ठीक है। ये हुआ था पाटलिपुत्र, जो मुख्य रूप से मगध की राजधानी थी ये, ठीक है। ये जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र, और किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक, मौर्य काल के सम्राट जो थे अशोक, उनके ही शासनकाल में ये आयोजित किया गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर हुआ था 4थे नंबर का। अध्यक्षता कौन थे? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, कभी कभी इनका भी नाम मिलता है अश्वघोष का। और संरक्षणकर्ता कौन थे? कनिष्क थे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। कनिष्क ने कौन से बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था? तो 4थे नंबर का। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति के संबंध में है। तो तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किसने किया था? अशोक के शासनकाल में हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आप देख लेंगे संरक्षणकर्ता में। तो तृतीय नंबर का कौन है? अशोक। वहां अध्यक्ष पूछा जाता तो मोगलीपुत्र 30 को बोलते। प्रथम संगति पूछा जाता तो अजात शत्रु को लेते हैं यहाँ पे। तो ये 4 है आपके लिए, इसको भी आप एक बार रीड करके जाएंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किससे संबंधित है? तो हम बात करें त्रिपिटक का, तो ये त्रिपिटक जो बौद्ध साहित्य होता है, बौद्ध साहित्य में इसको बोला जाता है त्रिपिटक, त्रिपिटक। और इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक और एक आता है अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और एक आपका अभिधम पिटक। तो कौन से धर्म के हैं ये? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके संबंध में कुछ विशेष जानकारी बता देते हैं। बौद्ध मत, बौद्ध धर्म के मत के अनुसार तो हम पढ़े, अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कभी पूछा जाता है। बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर वो आगे चल के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध। जब ज्ञान का विस्तार करते हैं, उपदेश देते हैं, तब इसको बोला जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज बोलते हैं गौतम बुद्ध को। ये भी आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ इनके द्वारा ही 4 आर्य सत्य दिया गया था। 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और उसके मार्ग है। दूसरा इन्होंने दिया था क्षणिकवाद, तीसरा अनात्मवाद, चौथा शून्यवाद और 5वां है आपका त्रिपिटक। ये जो है ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, इसमें ये ध्यान देना आप। बाकी वो सिद्धांत थ्योरी है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो आंसर है त्रिपिटक क्या है आपका? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है वहां पर। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात करें अगर, तो एक आप अरावली पर्वत का नाम सुने होंगे। इस अरावली पर्वत में एक और पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू। ये माउंट आबू पर्वत पे स्थित है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये जैन मंदिर है सोलंकी वंश, गुजरात के सोलंकी वंश भीम, जिनके सामंत रहते विमल शाह, उनके द्वारा क्या है ये निर्मित किया गया है, चालुक्यों के द्वारा, जिसको गुजरात का चालुक्य वंश बोलते हैं या इसी को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो आंसर आपको होगा ये। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। यहाँ पे शून्यवाद जो शब्द है वो भी बौद्ध मत से संबंधित है। जैसे वहां क्षणिकवाद देखे थे, तो इसका जो सिद्धांत दिया था नागा अर्जुन नामक एक बौद्ध दार्शनिक ने दिया था। तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? बात करें अगर बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध जो साहित्य होता था वो मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखी जाती थी और प्रचार प्रसार के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया जाता था जब गौतम बुद्ध उपदेश देते थे उसके संबंध में। तो आंसर होगा आपका सी, आंसर यहाँ पे सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट,
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये जो समय है आप पढ़ेंगे अगर मौर्य काल का, तो उस समय एक आजीवक संप्रदाय चल रहा था जिसके संस्थापक माने जाते हैं मक्खली गोसाल। आंसर डी होगा। और ये भी याद करना है आजीवक संप्रदाय को अपनाने वाले शासक कौन थे, तो आप पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में एक राजा होता है बिंदुसार। बिंदुसार, और यही बिंदुसार है जो आजीवक संप्रदाय को क्या करता है, स्वीकार करता है, मानता है, या उपासक बोल सकते हो आप, ठीक है। और बिंदुसार की एक उपाधि भी था, इनका उपाधि था अमित्रघात की उपाधि। तो आप ये भी याद कर लेंगे थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अमित्रघात की उपाधि किसने धारण किया था, तो बिंदुसार ने। याद कौन सा वंश है, तो मौर्य वंश। इसी का पुत्र होता है कौन, सम्राट अशोक। इसके बारे में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संरक्षक कौन थे? कहने का मतलब है प्रथम विभाजन जब हुआ था तो ये दो भागों में बढ़ गया था। इसका जो विभाजन हुआ था 322 ईसा पूर्व में, जब पहली बार क्या होता है, सम्मेलन होता है, जिसमें ये श्वेतांबर और नीचे वाला दिगंबर, तो ये होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर जैन। श्वेतांबर जैन के जो अध्यक्ष करने वाले थे उनका नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। और दिगंबर जैन के ये कहलाते हैं आपका भद्रबाहु। भद्रबाहु। तो यहाँ पे पूछा श्वेतांबर संप्रदाय के, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर आपका क्या होगा, ये सही होगा, स्थूलभद्र। अगर आपको पूछा जाता दिगंबर का तो भद्रबाहु का नाम लेते आप, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है ना। थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में सुन लेंगे। जैन धर्म अगर देखा जाए भारत में, तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो है ऋषभ देव। हम पढ़ते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द। जैन धर्म में तीर्थंकर, तीर्थंकर टोटल हुए कितने, 24, जिसमें से प्रथम नंबर ये कौन है, ऋषभ है। और महावीर स्वामी जो है 24वें नंबर के क्या है, ये तीर्थंकर माने जाते हैं। और 23वें नंबर भी कभी वही पूछा गया है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है तो महावीर स्वामी। ये ध्यान देंगे। मैंने बताया विभाजन कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन, स्थूलभद्र, और दिगंबर कौन होते हैं, भद्रबाहु होंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत प्रयोग किया गया है, तो आप देखेंगे अशोक का, तो उन्होंने मुख्य रूप से अर्धमागधी जो भाषा है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया है। आप देखेंगे अशोक के द्वारा ही भारत में सबसे पहली बार शिलालेखों का प्रचलन चालू किया गया था। शिलालेख का प्रचलन, तो इन्हीं में शिलालेखों में प्रयोग किया गया, अर्धमागधी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो है आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, इनके द्वारा ये रचना की गई थी। और ये मुख्य रूप से अर्थशास्त्र जब रचना की गई थी, तो इस समय मुख्यतः अर्थशास्त्र जब हुआ था तो हम पढ़ते हैं मौर्य काल। मौर्य काल, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी आंसर सही होगा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आचार्य चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश के संस्थापक बनते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। आया समझ में ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन कौन चालू किया था, अशोक ने चालू किया था। तो उसके शिलालेख को पहली बार पढ़ने की बात करें तो इसको 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अगर प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग कहने का मतलब है उड़ीसा वर्तमान का।
ये क्षेत्र है आपका उड़ीसा वाला। यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ पे एक राजवंश था जिसका नाम है राजा खारवेल। खारवेल, राजा खारवेल राज करते थे, जिसकी जानकारी मिलता है उड़ीसा का उदयगिरी खंडगिरी गुफा, उदयगिरी गुफा, जहां पे आप पढ़ेंगे हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें मुख्य रूप से जानकारी मिलता है राजा खारवेल के बारे में। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे हाथी गुफा अभिलेख के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर सही होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया स्वर्ण मुद्राएं प्रथम किसने चलाई थी, तो आंसर आएगा आपका इंडो बैक्ट्रियन। अगर ये क्वेश्चन आता कि सर्वाधिक सोने की मुद्रा किसने चलवाई थी, तो सर्वाधिक में आता है आपका कुषाण वंश। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान देंगे आप। प्रथम किसने चालू किया? इंडो बैक्ट्रियन या इंडो यूनानी जो बोला जाता है। सर्वाधिक किसने चलाया? तो आपके कुषाणों ने चलवाया था। शुद्ध सोना, मुख्य रूप से शुद्ध सोना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं होता है? बात करें अगर संगम साहित्य का, जिसमें हम पढ़ते हैं संगम काल, संगम काल, संगम काल क्या होता है? तमिल साहित्यकारों की सभा, तमिल साहित्य की सभा, वो क्या कहलाती है? संगम कहलाती है, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से 3 वंश, चेर, चोल और एक है आपका पांड्य, ये 3 वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ पे मुख्य रूप से कदम वंश की जानकारी नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर सही होगा। चेर, चोल, पांड्य को अगर देखें आप थोड़ा सा संगम काल में, तो इसमें जो तमिल का सम्मेलन होते थे वही कहलाता था संगम। 3 सम्मेलन हुआ था मुख्य रूप से। पहला जो हुआ था मदुरई में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे सम्मेलन का वो थे अगस्त ऋषि। दूसरा जो हुआ था कपाटपुरम, या उसी को उदय बोलते हैं, तोलक्कापियर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तीसरा जो हुआ था मदुरई में नक्कीरर नामक एक साहित्यकार के द्वारा क्या किया गया था? इसकी अध्यक्षता की गई। तो 3 साहित्य याद कर लेना तमिल में। नेक्स्ट देखे, तोलक्कापियम, तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको एक बताया, तोलक्कापियर, इन्हीं की रचना है। कौन सा? तोलक्कापियम, जो कि मुख्य रूप से तोलक्कापियम अगर देखा जाए व्याकरण काव्य से संबंधित है। व्याकरण के संबंधित क्या है? तोलक्कापियम नामक एक ग्रंथ वहां पे है, ठीक। नेक्स्ट देखें, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बात करें एरन अभिलेख के संबंध में, तो ये अभिलेख है मुख्य रूप से 510 ईस्वी का है, जो कि गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त, भानुगुप्त के एरन अभिलेख के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और इस अभिलेख में पहली बार लिखित रूप से सती प्रथा का उल्लेख है। सती प्रथा की जानकारी सबसे पहला लिखित रूप में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भानुगुप्त के एरन अभिलेख करके हम अध्ययन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में बता देते हैं आपको। बात करें गुप्त वंश के संस्थापक का, तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या है? इसके संस्थापक है। लेकिन बात करें अगर वास्तविक संस्थापक का, वास्तविक संस्थापक जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया और मजबूत किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। ये ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने क्या किया था? इस वंश को आगे बढ़ाया था, तब उनको वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। इसी वंश में एक राजा आते हैं समुद्रगुप्त, जो मुख्य रूप से दक्षिण अभियान करते हैं, दक्षिण अभियान करते हैं भारत में। और दक्षिण अभियान के संबंध में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति, इसमें जानकारी मिलता है कि इनके द्वारा जब छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था तो 2 राजा को पराजित किए थे। एक है कोसल के राजा महेंद्र, और एक है महाकांतार, कहने का मतलब दंडकारण्य, महाकांतार के राजा व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, इनको क्या किया था? जब छत्तीसगढ़ में दक्षिण अभियान किए थे वहां पे वो पराजित किया गया था इनके द्वारा। और बात करें प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है?
तो इनके शासनकाल में पढ़ेंगे आप हरिसेन। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलता है किसके बारे में, आपके समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अभियान के संबंध में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, किसकी रचना है, हरिसेन का। छत्तीसगढ़ जब आगमन हुआ था तो कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतार के राजा व्याघराज को पराजित किए। इसमें एक राजा की जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय। आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय एक उपाधि लिया था विक्रमादित्य, या बोल सकते हैं विक्रमादित्य के नाम से कौन से राजा जाने जाते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आप पढ़ेंगे इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री फायान। फायान का आगमन हुआ था भारत में, ये थोड़ा याद रखेंगे आप। और एक राजा होता है कुमारगुप्त। टोटल 10 राजा होंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। कुमारगुप्त के शासनकाल में भारत में नालंदा विश्वविद्यालय इसका स्थापना की गई थी। आप देखे होंगे भारत में प्राचीनतम विश्वविद्यालय में इसकी गिनती की जाती है। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में, और एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने के लिए यहाँ पे चीनी यात्री यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर, हाँ अभी देखो फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका आंसर आपको जवाब देना है। फायान किनके शासनकाल में भारत में आगमन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, वही फिर से क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किए थे, कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास की नहीं है। बात करें अगर कालिदास का, तो कालिदास जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो 9 रत्न था उसमें ये शामिल थे, 9 रत्न में शामिल थे, जो एक साहित्यकार है मुख्य रूप से। इन्होंने मालविका अग्निमित्र की रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, विक्रमोर्वशीयम की रचना की है, लेकिन जानकी हरण की रचना नहीं की है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका जानकी हरण हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। बाकी उन्होंने रचना किया है, इसमें क्या नहीं लिखा गया ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट एक प्रसिद्ध कवि है, इनका जो समय है मुख्य रूप से हर्षवर्धन काल में मिलता है। राजा जो हर्षवर्धन पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल, वहां पे इन्होंने, बाणभट्ट ने जो रचना किया है, इनकी 2 रचना आपको विशेष तौर पर जानकारी मिलेगी। एक हम पढ़ते हैं कादम्बरी, मुख्य रूप से कादम्बरी, और एक पढ़ते हैं हम हर्षचरित। ये किसकी रचना है, बाणभट्ट का। शासनकाल किसके शासनकाल में था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। बात करें यहीं पे हर्षवर्धन की रचना, ये भी देख लेना कभी कभी आता है, इन्होंने नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक रचना की है, सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा। हम इसी में पढ़ते हैं हर्षवर्धन जब दक्षिण अभियान करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध की जानकारी हमको मिलता है एहोल प्रशस्ति से, एहोल प्रशस्ति। तो ये भी आप ध्यान देंगे, पराजित कौन किया था, पुलकेशिन ने। एहोल अभिलेख या इसी को एहोल प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था ना, ये जीता था, ये जीत गया था, और हर्षवर्धन का क्या हुआ था, पराजय हुई। और इस एहोल अभिलेख के जो रचनाकार है रवि कीर्ति, रवि कीर्ति की एहोल अभिलेख, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर, वेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर बताया था। वेनसांग के बारे में आप समझेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे वो। इन्होंने मुख्य रूप से मथुरा, मथुरा में सूती वस्त्र के उद्योग के संबंध में कथन दिया है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। आपको बता देता हूं, जब वेनसांग आता है तो मुख्य रूप से 4 राजाओं के पास जाएगा। सबसे पहला हर्षवर्धन, दूसरा पुलकेशिन, पुलकेशिन, आप पढ़ेंगे नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, और एक पढ़ते हैं आप छत्तीसगढ़ के जो राजा होते हैं बाला अर्जुन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन,
और छत्तीसगढ़ जब आते हैं तो उस समय होता है 639 ईस्वी। ये और ये सब की जानकारी मिलती है। इनकी रचना है सीयूकी, ये रचना है, इसकी जानकारी मिलती है। तो वेनसांग की रचना है सीयूकी, जिसमें जानकारी मिलता है कि भारत में क्या किए थे, यात्रा वृतांत किए थे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बात करें मुद्रा राक्षस का तो इसके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त, जिन्होंने रचना किया है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत में ये खास इसलिए है क्योंकि गुफाओं और शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। साथ साथ ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, ये शामिल है। ये ध्यान देंगे आप लोग। ये मुख्य रूप से एमपी पे है, गुफा एवं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है वहां पे। नेक्स्ट, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली पे निर्मित है? बात करें अगर उड़ीसा राज्य का तो नागर शैली से प्रभावित है। हम भारत में मुख्यतः 3 शैली पढ़ते हैं मंदिर निर्माण का, मंदिर निर्माण के 3 शैली, जिसमें मुख्य रूप से हम अगर देखें उत्तर की बात करें अगर या मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पे चलता है नागर शैली। दक्षिण की बात करें अगर तो यहाँ पे चलता है द्रविड़ शैली, और दोनों के मिक्सअप से जो बनता है वो होता है आपका बेसर शैली। तो 3 शैली चलता है, नागर, बेसर और एक द्रविड़ शैली। तो यहाँ पे उड़ीसा की बात की है तो नागर शैली से क्या है, वो प्रभावित है मुख्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हम पढ़ते हैं खजुराहो मंदिर मुख्य रूप से। ठीक है, ये स्पेशल है आपका चंदेल राजपूत, चंदेल शैली के नाम से जाना जाता है। और ये खजुराहो मंदिर भी किससे निर्मित है? नागर शैली मंदिर से निर्मित है, नागर शैली मंदिर। ये ध्यान देंगे आप, चंदेल राजवंश। नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा है। भारत में एक मंदिर है कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोढेरा का सूर्य मंदिर। मुख्य रूप से भारत में 3 सूर्य मंदिर पड़ते हैं, एक कश्मीर वाला, एक मोढेरा वाला और एक आपका कोणार्क मंदिर। जिसमें से मोढेरा मंदिर जो कहाँ पे है? गुजरात राज्य पे है। ये कहाँ पे है, किसके द्वारा बनाया गया? तो गुजरात में सोलंकी वंश था, उनके द्वारा ये निर्मित था। तो ये भी ध्यान देंगे आप लोग मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहाड़ी को काट कर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। आप महाराष्ट्र में पढ़ेंगे एलोरा मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट राजवंश ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एलोरा में गुफाओं के शैल चित्र मंदिरों का संबंध है, किससे है? क्या बौद्धों से है? नहीं। बौद्ध एवं जैन से? ये सही है। हिंदू एवं जैन से? ये भी सही है। क्या हिंदू, बौद्ध एवं जैन? हाँ, तीनों से संबंधित है। यहाँ पे केवल शब्द लिख दिया गया है, तो हिंदू और बौद्ध के लिए बस नहीं है, या हिंदू या जैन के लिए नहीं है, या बौद्ध जैन के लिए नहीं है। यहाँ पे टोटल बात करें अगर 34 गुफा है, 34 गुफा। इन 34 गुफा में अगर हम देखें तो 5 जो गुफा है ये है जैन का, 17 जो गुफा है ये है हिंदू का, और जो 12 जो गुफा है वो है बौद्ध का। तो यहाँ पे 17 और 12 और 5 कितने होंगे? टोटल 34 गुफा यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल वंश मुख्य रूप से कर्नाटक क्षेत्र पे है, कर्नाटक वाला क्षेत्र पे होयसल वंश। इसकी जो राजधानी है द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम क्या है इसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माने जाते हैं। बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग का तो इसमें आप पढ़ते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके द्वारा जब स्थापित किया गया था तो वहां पे इनके द्वारा बनाया गया था, तो इसी वजह से इनको भारत के पुरातत्व विभाग के जनक या जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, कनिंघम। जॉन मार्शल क्या थे? 1921 में क्या थे? महानिदेशक होते हैं वहां 1921 में। लेकिन ये जो है क्या है, बहुत पहले का बन चुका है, 1861 का बना है, वर्ष 1861 का, ये उस समय बन चुका था।
ठीक है। लेकिन 1921 में कौन थे महानिदेशक? तो जॉन मार्शल। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया यहाँ पे। तो बात करेगा सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे, सही है। चन्हू दरो ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे, ये भी सही है। कालीबंगा आपको पढ़ाया था मैंने घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा इसको भी मैंने बताया था, ये हिंडन नदी के किनारे नहीं है बल्कि ये कहाँ पे? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पे ये स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत, गलत सुमेलित है वहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? ये बात कर रहे हैं कहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पे हम देखते हैं कांसे की मूर्ति जो कि नृत्य करते हुए एक स्त्री की मूर्ति है। जहां पे मिला है ये जगह का नाम है मोहनजोदाड़ो, यहीं से मिलता है। इस स्त्री की मूर्ति है जो कांसे की प्रतिमा है वहां पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गलत कथन कौन सा दिया है? एक तरफ नदी दी गई है और उस नदी का वैदिक नाम दिया गया है। बात करें सतलज नदी, सतलज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री, ये सही है। चिनाब नदी अस्किनी, रावी नदी परुष्णी, लेकिन व्यास नदी का नाम वितस्ता नहीं है बल्कि इसका नाम है विपाशा, इसका नाम है विपाशा। जो झेलम नदी है उसका नाम है वितस्ता, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसके अनुसार जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी आंसर सही होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन से आज वो मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास से संबंधित है। आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही जल्द आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और याद कीजिएगा ये वीडियो उन्हीं को उपलब्ध होगा जो हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि महिला परीक्षा के संबंध में जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए क्या होंगे? काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।